Today the topic is class or classes. The previous lecture contains phrases and its types. Today we are going to discuss what is class. So we can define it as, you can say it is the opposite of a phrase. Why? Because it contains both subject and a predicate. फ्रेज में हमने देखा था कि ये दो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। क्लास में ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, सब्जेक्ट, हेयर, प्रेडिकेट मीन वर्ब। अगर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ये दो चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट पड़ा होगा, वर्ब पड़ा होगा, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्लास कहेंगे। ठीक है। इट कैन एक्ट एज इंडिपेंडेंटली, इट कैन एक्ट एज or it can give partial meaning in the sentence. जो फ्रेज है, it never gives you complete sense. फ्रेज कभी भी आपको complete sense नहीं देगा। क्यों? वो इंडिपेंडेंटली स्टे नहीं कर सकता है। तो क्लास ऐसा है कि कुछ क्लासेस हमारे पास हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपनी सेंस कन्वे कर सकते हैं, और कुछ क्लासेस हमारे पास ऐसे हैं जो पार्शियल मीनिंग देते हैं। अगर कोई दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड उसके साथ ना हो तब वो कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल लिखता हूँ। Some people are writing letters while some are using mobile phones or mobiles. ये हमारे पास सेंटेंस है। ठीक है। अब ये देखें कि इस सेंटेंस में कोई क्लास है। क्लास के लिए आप देखें कि उसके अंदर सब्जेक्ट या वर्ब पड़ा हुआ है। तो आप अगर देखें तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, राइटिंग लेटर्स ये प्रेडिकेट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब आप आगे आए तो ये सम, अगेन हमारे पास एक क्या है, सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारे पास दो क्लासेस हैं। दिस सेंटेंस कंटेन्स टू क्लासेस। ये एक क्लास है और एक क्लास ये है। अच्छा, इस सेंटेंस में कितनी क्लासेस हैं? सम आर बॉर्न ग्रेट एंड इंटेलिजेंट, एक ही क्लास है। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, प्रेडिकेट पड़ा हुआ है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, वन क्लास। अब हम क्लास को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होगा, a class
that makes complete sense. It can stand on its own. It doesn't need any other phrase or clause. ठीक है, किसी भी फ्रेज या क्लास से हटकर ये इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है। अब आज यहाँ देखें तो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें जो ये क्लास है ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, वो अपना मीनिंग फुली कन्वे कर रहा है। आप अगर इस ऊपर वाले सेंटेंस को देखें कि सम पीपल आर राइटिंग लेटर्स व्हाइल सम आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, तो जो पहला है ये इंडिपेंडेंट क्लास है और जो दूसरा है इसे हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लासेस को समझने के लिए कंजंक्शंस का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लासेस और कंजंक्शंस इनका आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन है। कंजंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू words, phrases, clauses or any part of a sentence. ठीक है, इट मीन्स कि कंजंक्शंस जो होते हैं वो कनेक्टर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास उस दिन भी ये चीज़ शायद मैंने आपको बताई थी कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं, ये भी कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये दो आइडियाज, दो सेंटेंसेस या दो पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हैं। ये हम विद इन द सेंटेंस यूज करते हैं, ये आउटसाइड द सेंटेंस यूज करते हैं, दोनों कनेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा, कंजंक्शन में ये मेनली हमारे पास जब कनेक्टर्स हैं तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या है? कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास फैन बॉयज होते हैं। क्या होते हैं? आप कह सकते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, येट एंड सो। ठीक है, ये जो कंजंक्शंस हैं हम क्लासेस के हवाले से पढ़ रहे हैं। जब भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी उनके दरमियान हम ये कंजंक्शंस यूज करेंगे। इफ दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड बिटवीन टू क्लासेस देन दैट क्लासेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट क्लासेस। सिंपली मैं कहता हूं कि the man was doing hard work for he has to achieve his goal। अब देखें, ये भी क्लास है और ये भी क्लास है, दरमियान में हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन डाला हुआ है, तो इट मीन्स कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। ये दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पर है वो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमारे पास आ जाएगा इफ, बिकॉज, व्हाइल, व्हेन, हु, whom, whose, that, though,
ठीक है, although एटसेट्रा, सिंस, ये जितने भी, ये ज्यादा हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो ये याद रखें कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, ठीक है, वो किससे पहले यूज होगा? सबऑर्डिनेट क्लास से। जैसे यहां पर देखें कि while some are using मोबाइल फोन्स हो, चूंकि यहां ये while से शुरू हुआ है, इट मीन्स कि आगे जो क्लास होगी वो भी सबऑर्डिनेट होगी। सबऑर्डिनेट क्लास कंटेन्स अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसके बाद हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर्स में होता है। किस में होता है? जैसे हम कहते हैं कि नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, जस्ट बिकॉज, बोथ एंड। ठीक है, ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, ये अगर नीदर यूज हुआ पड़ा है तो आप उसके साथ नार ही सेंटेंस में यूज करेंगे। ईदर है तो और, नॉट ओनली बट आल्सो, जस्ट बिकॉज, बोथ एंड, ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, हम क्लासेस के हवाले से हमें जो चीज़ ज़रूरत है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ज़रूरत है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ज़रूरत है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करेगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसी सबऑर्डिनेट क्लास से पहले हम यूज करेंगे। ठीक है, ये पेयर्स में होगा। सेंटेंस में नीदर आया हुआ तो आप उसमें नार ही पुट करेंगे, ये दोनों पेयर में आएंगे। जब मैंने आपको बताया कि क्लासेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक को हमने कहा कि इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरा क्या हो गया? सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है, इसको आप फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। अब ये याद रखें कि ये जो क्लासेस हैं, these will always be subordinate clause। ठीक है, जब भी आप नाउन क्लास की बात करेंगे, एडजेक्टिव क्लास की बात करेंगे या एडवर्ब क्लास की बात करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट क्लासेस नहीं होंगे। ठीक है, ये कौन सी क्लासेस होंगे? सबऑर्डिनेट क्लासेस होंगे। अब नाउन क्लास जो है, a class that functions as noun। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर कोई क्लास शुरू में सब्जेक्ट का काम कर रही है या ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो वो क्लास क्या होगा? नाउन क्लास होगा। मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। अब यहां देखें, वेन एवर वी डिसाइडेड टू गो, ये वर्ब है, ये क्या है? ठीक है, तो वर्ब से पहले
हमारे पास एक क्लास पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है? वेन एवर वी डिसाइडेड टू गो, ये सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये डिसाइडेड क्या है? वर्ब पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो ग्रुप है ये एक क्लास है, ठीक है। अच्छा, किस चीज से शुरू हुआ है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो इट मीन्स कि ये कौन सी क्लास हो जाएगी? सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इसका फंक्शन देखना है कि ये किस चीज का फंक्शन कर रही है। तो जाहिर बात है, वर्ब से पहले है तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहां पर हम नाउन यूज करते हैं। तो वेन एवर वी डिसाइडेड टू गो एक नाउन क्लास है, ठीक है। अब यहां देखें, आई वॉन्ट टू सी वट इज अवेलेबल, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, ये भी इसके साथ इन्फिनेटिव आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज अवेलेबल, ये क्लास है या नहीं है? क्लास है, ठीक है। हमारे पास वर्ब भी पड़ा हुआ है, ठीक है। व्हाट जो है ये भी एक तरीके से आप सब्जेक्ट के तौर पर इसे यूज कर सकते हैं, तो ये क्लास है, ठीक है। किस चीज का काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ये जो क्लास होगा ये हमारे पास क्या होगा? नाउन क्लास। अच्छा, अब एक चीज अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं कि ये नाउन क्लास है या नहीं है, तो जो नाउन क्लास है उसको समथिंग या इट से रिप्लेस करें। अगर वो सेंस चेंज नहीं कर रही है तो वो नाउन क्लास है, ठीक है। हम इसको वेरीफाई करते हैं कि वेन एवर वी डिसाइडेड टू गो, मैं इसकी जगह लगाता हूं इट, इट इज फाइन विद मी, ठीक है, सेंस चेंज नहीं कर रहा है। यहां देखें, आई वॉन्ट टू सी इट, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर वहां पर इट या आई वॉन्ट टू सी समथिंग, इनमें से कोई चीज भी वहां पर फिट आ रही है, तो ये आपके लिए एक ट्रिक होगा, ठीक है, वेरीफाई करने का तरीका होगा कि वो नाउन क्लास ही है। क्योंकि आगे जब हम एडजेक्टिव क्लास पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है। जो एडवर्ब क्लास है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वो फिर पता नहीं चलता है कि वो नाउन क्लास है या वो एडवर्ब क्लास है, ठीक है। तो नाउन क्लास को वेरीफाई करने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। पहले तो आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का कर रहा है, तो भी नाउन क्लास है। उसकी जगह समथिंग या इट को रिप्लेस करेंगे, तब भी आपको पता चल जाएगा कि वो नाउन क्लास है या नहीं है। समझ आ गई? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जो आपके कंजंक्शन हैं मोस्टली वही आपके ट्रांजिशनल वर्ड्स भी हैं। आप देखें कि जो बट है, एंड है, बिकॉज है, वट एवर है, वेन एवर है, कंजंक्शन भी हैं ट्रांजिशनल। आपने सेंटेंस में देखना है कि वो विद इन द सेंटेंस यूज हुआ पड़ा है या वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन कर रहा है, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से ज्वाइन कर रहा है। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये ट्रांजिशनल डिवाइस है या ये कंजंक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास को हम रिलेटिव क्लास भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बोथ रिलेटिव क्लास भी वो क्लास जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो। अगर कोई क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव क्लास। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु, होम, हुज, विच और दैट।
अगर कोई क्लास इनसे शुरू हो रही है तो हम कहेंगे रिलेटिव क्लास, ठीक है। और रिलेटिव क्लास हमारे पास एडजेक्टिव क्लास होती है, ठीक है। अब यहां देखें इस सेंटेंस में कितने क्लासेस हैं? How many classes are there in this sentence? Yes? हाँ बताएं कितनी है? 2 classes? 3? Okay. Anyone else? Two classes है. This sentence contains 2 clauses. यहां देखें, who stood on the roof? ये एक क्लास है. The boy is flying kite. सब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है इसका, और जो प्रेडिकेट है वो ये पड़ा हुआ है. तो ये याद रखें कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास भी आ सकती है, ठीक है. नाउ वन क्लास इज देयर इन अनदर क्लास, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. ये एक क्लास है और ये दूसरी क्लास है. हम इस क्लास को देखते हैं कि हु स्टूड ऑन द रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटिव क्लास, क्योंकि किस चीज से शुरू हुआ है? हु से, ठीक है. दूसरी बात यह है कि हु स्टूड ऑन द रूफ, ये किसकी बात कर रहा है? बॉय की बात कर रहा है. तो ये एडजेक्टिव क्लास हमारे पास होगा. एडजेक्टिव क्लास या रिलेटिव क्लास, ये एक ही चीज है. बात समझ आ गई है? ये सेंटेंस देखें. यस, जोर से बताएं. हाँ हाँ, द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट इंडिपेंडेंट क्लास है. इंडिपेंडेंटली स्टे कर रहा है. कोई हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसके साथ यूज नहीं किया है. कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है. द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न इज अ स्पेशल प्लेस. अब दोबारा यहां देखें कि वेयर आई वॉज बॉर्न, ठीक है, ये एक क्लॉज है, ठीक है. और किसकी बात कर रहा है? हाउस की बात कर रहा है. तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज होगा. द हाउस इज अ स्पेशल प्लेस, ये एक दूसरा क्लॉज है इस सेंटेंस में, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव थर्ड टाइप इन subordinating clause, and that is adverb clause. It is a clause that does the work of adverb, adjective, or it modifies a verb. It means कि एक क्लास अगर किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसे क्लास को हम कहते हैं एडवर्ब क्लास. जो एडवर्ब क्लास है, ये आपको जो आंसर देगा वो इन 3-4 चीजों का होगा. ये आप अपने पास लिख लें. व्हेन, वेयर, व्हाई,
एक्सटेंट। अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्लास आपको आंसर देगा। तो यहां से भी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि वो एडवर्ब क्लास है या वो नाउन क्लास है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। हाँ देखें, दूसरा सेंटेंस देखें। और तीसरा सेंटेंस एक देखें। अब इन चार सेंटेंसेस में देखें, आई वेंट टू द पार्क बिफोर माई पेरेंट्स वोक अप। अब ये एक क्लास है, ये कौन सा क्लास होगा? अच्छा, पहले अगर आप देख लें तो जो नाउन क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जो एडवर्ब क्लास होता है वो आपको सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। इस बात को आप देखें। अब यहां पर देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? और ये जो पार्क ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? मैंने आपको तीन ऑब्जेक्ट बताए थे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। याद रखें, ठीक है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका रिलेशन वर्ब के साथ होता है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है, ये जो पार्क है, ये इस टू का ऑब्जेक्ट है, वेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है। इस बात को आप अपने माइंड में रखें। दिस पार्क इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अच्छा, आई वेंट टू द पार्क बिफोर माई पेरेंट्स वोक अप, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इट मीन्स के ये जो बिफोर माई पेरेंट्स वोक अप है, ये किसकी बात कर रहा है, और ये किस चीज का इनमें से आंसर आपको दे रहा है? व्हेन का आपको आंसर दे रहा है। अच्छा, इसको देखें, एनिमल्स आर क्यूट व्हाइल दे आर यंग। ये एक क्लास है, कौन सी क्लास है और किसको मॉडिफाई कर रही है? बताएं। क्यूट को, क्यूट व्हाइल दे आर यंग। अब देखिए, क्यूट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एडजेक्टिव है। तो हमने ऊपर डेफिनेशन में लिखा है कि ये किसी एडवर्ब क्लास किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है, किसी अनदर एडवर्ब को या वो वर्ब को। पहले सेंटेंस में हमने देखा कि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि व्हाइल दे आर यंग वो इस क्यूट की बात कर रहा है, एडजेक्टिव की बात कर रहा है। तो ये भी हमारे पास एडवर्ब क्लास होगा। आई वर्क बेटर व्हेन आई हैव अ टोटल फ्रीडम। इसमें बताएं, ये क्लास है जो मैंने अंडरलाइन की है, तो ये कौन सी क्लास होगी? इन तीन की मैं बात कर रहा हूं, वेदर इट इज नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। चलो, ये एडवर्ब क्लास है। क्या है? किसको मॉडिफाई कर रहा है जी? बताएं। बेटर एडवर्ब को कर रहा है।
ठीक है, बेटर व्हेन आई हैव अ टोटल फ्रीडम, अच्छा काम कर सकता हूं व्हेन आई हैव अ टोटल, अगेन ये एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। आई विल अराइव व्हेन द डिनर इज रेडी, इसका बताएं जी, एडवर्ब क्लास है, ठीक है, चलो ये एडवर्ब क्लास है, तो किसको वो मॉडिफाई कर रहा है, शाबाश, किसको, अराइव को कर रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये नाउन क्लास है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नाउन क्लास नहीं है बल्कि ये एडवर्ब क्लास है, क्योंकि यहां देखें अगर मैं वैसे डिवाइड करूं तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो यहां ऑब्जेक्ट भी तो आ सकता है, तो कैसे आप कहेंगे कि नहीं ये नाउन क्लास नहीं है बल्कि ये एडवर्ब क्लास है। हाँ, अगर अभी आप कंफ्यूज हैं, पहली बात तो ये है कि आपको पता चल गया कि ये अराइव को मॉडिफाई कर रहा है, फिर भी अगर ये है कि ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता है तो इसको इट या समथिंग से रिप्लेस करें। कोई आंसर दे रहा है, आई विल अराइव इट या आई विल अराइव समथिंग, कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो यहां से भी हमें पता चल गया कि ये नाउन क्लास नहीं है बल्कि एडवर्ब क्लास है। क्लियर हो गया? ये इंडिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट ये आसान है, क्लियरली पता चलता है कि इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी और सबऑर्डिनेट क्लास। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि अगर वो सबऑर्डिनेट क्लास है तो या वो नाउन क्लास होगा या एडजेक्टिव क्लास होगा या एडवर्ब क्लास होगा। तो यहां पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि नाउन क्लास की प्लेस कौन सी है, उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्लास का मैंने आपको बताया कि इसको आप रिलेटिव क्लास भी कह सकते हैं अगर वो एडजेक्टिव क्लास जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है। ठीक है, अब यहां पर देखें, यहां पर हु स्टूड ऑन द रूफ, ये रिलेटिव क्लास भी है और एडजेक्टिव क्लास भी है। ये रिलेटिव क्लास नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लास है। इस बात को डिफरेंस आप समझें। अगर कोई क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगी तो वो रिलेटिव क्लास भी होगी और एडजेक्टिव क्लास भी होगी। अगर वो एडजेक्टिव का काम तो कर रही है लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से वो शुरू नहीं हुआ है तो तब वो एडजेक्टिव क्लास तो होगा, रिलेटिव क्लास नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास एडवर्ब का मैंने आपको बताया कि एक ऐसी क्लास जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, तो वो हमारे पास एडवर्ब क्लास होती है। ठीक है, ये थे क्लासेस। इसके बाद हमारे पास इन्हीं क्लासेस की बेस पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो आपको तब समझ आएगी जब आपको ये क्लासेस समझ आएंगी और जब आपको कंजंक्शन का यूज समझ आएगा। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं पहले। हाँ, मैंने आपको बताया हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है हु, होम, हुज, विच और दैट। अगर कोई क्लास इन प्रोनाउन से शुरू हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है, यानी देखें, द बुक, दैट आई बॉट, इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब यहां पर दैट आई बॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ क्लास, सब्जेक्ट पड़ा हुआ है और वर्ब है। ये क्लास किससे शुरू हो रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव, तो इट मींस कि ये कौन सी क्लास हो जाएगी? रिलेटिव क्लास। पहला नाम इसका क्या है कि ये क्या है? रिलेटिव क्लास है। अब इसका एक दूसरा फंक्शन भी है कि ये क्लास जो है ये इस बुक के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो एडजेक्टिव क्लास का काम भी कर रही है। तो आप इसे रिलेटिव क्लास भी कह सकते हैं और एडजेक्टिव क्लास भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लास सिर्फ एडजेक्टिव का काम कर रही है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू नहीं हुई है, तो ये जो है वेयर आई वाज बॉर्न,
एक क्लास है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये किससे शुरू नहीं हुआ है? रिलेटिव। तो हम इसे अब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते हैं, एडजेक्टिव रिलेटिव क्लास नहीं कह सकते हैं, एडजेक्टिव क्लास हम इसे कह सकते हैं। क्लियर? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। विच और दैट ये आगे हम जब सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें से कुछ क्लासेस ऐसे होंगे जिनमें विच और दैट दोनों मिसिंग होंगे। ठीक है, वो इम्प्लाइड होंगे। क्या होंगे? आप उसको वेरीफाई करने के लिए विच या दैट लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विच और दैट ये एक्सचेंजेबल हैं, आप इन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली दैट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपको पहले से रेफरेंस, नॉन रेफरेंस दिया गया हो। ठीक है, और विच के लिए रेफरेंस का होना ज़रूरी नहीं है। ये जब हम उसमें आएंगे तो ये डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। कुछ वोकैबुलरी हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज इंसेप्शन। इंसेप्शन हमारे पास नाउन है। देखें, कोई भी वर्ड अगर शन पे एंड हो रहा है, बैंड पे एंड हो रहा है, तो ये तो लाजमी बात है कि ये दोनों क्या होंगे? नाउन होंगे। अच्छा, इंसेप्शन का मतलब है स्टार्ट और बिगिनिंग, अराइवल। ठीक है, किसी भी चीज का शुरू जो है, ठीक है, इब्तिदा, उसको हम क्या कहते हैं? इंसेप्शन कहते हैं। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या होगा? किसी भी चीज का कंक्लूजन या एंड। डेथ। ठीक है, एक वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डॉर्मिटरी। ये भी नाउन है। डॉर्मिटरी किसे बोलते हैं जी? डॉर्मिटरी एक ऐसा स्कूल जिसमें बोर्डिंग की फैसिलिटीज हों, जिसमें हॉस्टल हो। अ स्कूल विद अ हॉस्टल। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डॉर्मिटरी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। दो वर्ड हमारे पास हैं, एक है ऑब्स्टेन और एक है रिफ्रेन। दोनों का मतलब है किसी चीज से मना होना, किसी चीज से मना करना, ऑब्स्टेन और रिफ्रेन। अब इनमें डिफरेंस ये है कि ऑब्स्टेन कहते हैं कि जब आपको लिक्विड्स या फूड से मना किया जा रहा हो तो आप ऑब्स्टेन कहते हैं। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू ऑब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल और टू अनहेल्दी थिंग्स। रिफ्रेन जब आपको किसी एक्शन से मना किया जा रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं the politician urged workers to refrain from revolt activities, to refrain from violent activities, to refrain from violence। किसी एक्शन से जब आप को कोई मना किया जाता है तो उसके लिए हम रिफ्रेन का वर्ड यूज करते हैं। अब्स्टेन किसी लिक्विड्स या फूड से आपको मना किया जाता है। तो एक वर्ड है हमारे पास
सेलिनोफाइल, फाइल का मैंने आपको बताया था, फाइल मीन लव, ठीक है, जो निकला है वर्ड फिलो से। मैंने आपको बताया था कि फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलॉसफी ना, फिलॉसफी जो है ना वो तो एक वर्ड का पार्ट है, रूट वर्ड नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे पास हैं कि फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब है लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ द पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग्स। इसी तरह सेलिन जो है, सेलिन हम मून को कहते हैं, द पर्सन हु लव्स मून, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक बिब्लियोफाइल है, द पर्सन हु लव्स टू रीड एंड कलेक्ट बुक्स। इसी तरह हमारे पास बायोफाइल, अ पर्सन हु लव्स नेचर। गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ठीक है। और ये उसका क्या मीनिंग हो जाएगा? ठीक है, प्लूटोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल, गवर्नमेंट ऑफ, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, टेक्नोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। डेमोक्रेसी, डेमो मीन पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, ठीक है। ये आप बताएंगे फिर कि इसका क्या मतलब है। SIDE, साइड मीन टू किल, जैसे हम कहते हैं सुसाइड, रेजिसाइड, इन्फेंटिसाइड, जी हाँ बिल्कुल, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, ठीक है। अच्छा, रेजिसाइड हम कहते हैं किलिंग ऑफ अ किंग, इन्फेंटिसाइड किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। इसी तरह हमारे पास पैट्रीसाइड है, एक मैट्रीसाइड है। पैट्री मीन फादर, किलिंग ऑफ फादर, एंड मैट्री मीन मदर, ठीक है। इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, जीनोसाइड है, होमिसाइड, ये जितने भी हैं वो साइड से उनका मतलब टू किल। गवर्नमेंट ऑफ, हाँ, तो ये फिर इसी प्लूटोक्रेसी के साथ, इसी का सिनोनिम आप उसे कह सकते हैं, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल। इस वर्ड का क्या मतलब है? CONNOISSEUR, और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जी, CONNOISSEUR, जी। इसको हम पढ़ते हैं कि कोनेसर, कोनेसर, ठीक है। इसका मतलब है एपिक्योर। एपिक्योर किसे बोलते हैं? अ पर्सन हु हैज अ सर्टेन यूनिक टेस्ट इन लिक्विड्स एंड फूड, ठीक है। जो एक्सपर्ट हो, उसे पता हो कि ये लिक्विड्स हैं, ठीक है, इनके ये जायके हैं, ये फूड है, ठीक है। उसमें जो बंदा एक्सपर्ट होता है उसे हम कॉनेसर या एपिक्योर कहते हैं, ठीक है। इसका जो ये होगा, इन एक्सपर्ट आप इसे कह सकते हैं,
नॉन प्रोफेशनल इसे कह सकते हैं, जो इसका एंटोनिम होगा। तो जी हाँ बिल्कुल, ऐसे पर्सन को हम कैनेसर या एपिक्योर कहते हैं। टूथसम किसे बोलते हैं? समथिंग दैट इज टेस्टी और डिलीशियस, ठीक है, टूथसम वो चीज़, ठीक है, जो जायके में डिलीशियस हो उसे हम कहते हैं टूथसम। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स थे वोकेबलरी के, इनको आप सेंटेंसेस में यूज़ करें और फिर आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस में कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहे हैं। ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब भी आप कोई ऐसे डिफ़िकल्ट सेंटेंस है, पहले ये है कि उसको सेंटेंस में यूज़ करें, और दूसरा वहाँ पर फिर आप अपने सेंटेंस में उसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। तो ये आपकी बड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी इससे, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन की बात है तो बताएं। हाँ, दोनों का मतलब है मना करना। ना रिस्ट्रेन तो कहते हैं कि किसी को आप महदूद करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, वो दूसरे सेंस में हम यूज़ करते हैं। जी हाँ, यही है कि आप सिंपल पैराग्राफ से शुरू करें, ठीक है, एक ऐसा पैराग्राफ जो 5 लाइनों का हो या वो 15 लाइनों का। पैराग्राफ डिपेंड्स, ठीक है, ऑन योर टॉपिक। एक ही टॉपिक के बारे में अगर आप 5 से 10 सेंटेंसेस लिख सकते हैं, फिर इम्प्रूव करने के लिए ये है कि आपने जो भी 2-3 नए वर्ड सीखे हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए कि मैं उनको इस पैराग्राफ में यूज़ करता हूँ, ठीक है। फिर आप उसे ग्रामेटिकली चेक करेंगे, फिर आप उसके लिंक के हवाले से ये करेंगे कि मेरा जो पहला सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस से लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप कुछ लिखें, लिखने के बाद आप ये चीज़ें साथ साथ सेट करते जाएंगे। आप डेली बेसिस पर लिखें, मुझे दिखाएं, ठीक है, कोई पैराग्राफ हो, ऐसे हो, जो चीज़ भी हो, उसको फिर हम चेक करेंगे कि वो किस तरीके से है, तो फिर ऐसे इम्प्रूव होगा। ये आप याद रखें कि जब भी इंसान लिखना शुरू करता है एक फ़ियर होता है, ठीक है, कि मैं गलत लिखूंगा। जब आप गलत लिखेंगे तब आप ठीक लिखेंगे। पहले आप अगर 50 दफ़ा भी गलत लिख रहे हैं तो कोई मसले की बात भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप गलत लिखेंगे। मिस्टेक्स जितनी ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी उतने ज़्यादा आप लोग सीखेंगे, इस बात को याद रखें। तो इस चीज़ से आप कभी भी ये ना करें कि मैं एक चीज़ टीचर को दिखा रहा हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी, ठीक है, उन गलतियों से आप सीखेंगे। तो लिखें आप, आपका काम जो है दिन में चाहे आप 2 सेंटेंसेस लिख सकते हैं या 10 सेंटेंसेस लिख सकते हैं, ये डेली प्रैक्टिस करें। और जो भी नए वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस सीख रहे हैं फिर साथ साथ उनको इनकॉर्पोरेट करें।